ये अभी हम जा रहे हैं इधर सुबह सुबह घूमने के लिए, अजय का रूम उधर। और ये इधर देखिए सुंदर सी पहाड़ियाँ। और इधर ये भाई जा रहा है अजय। जल्दी इधर मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। काफ़ी ठंडी हो रही है इधर। ये ऊंची ऊंची बर्फ़ की पहाड़ियाँ और ये सुंदर सुंदर से ये घर इधर। ऊपर जाके देखते हैं कैसा नज़ारा होता है। ये सुंदर से इधर हरे भरे खेत, सीढ़ीदार स्टेप्स फार्मिंग। और फिर देखिए सीधा आप इधर ऊपर की ओर, यही तो है ये स्वर्ग। नीचे ये खेत, हरे भरे घर, चारों ओर हरे भरे पेड़, अभी पतझड़ के कारण सारे पत्ते झड़े हुए, और ऊपर ये बर्फ़ की पहाड़ियाँ। इतने सुंदर से नज़ारे। जन्नत इसे नहीं तो फिर किसे बोलेंगे हम। यही है खूबसूरती पहाड़ों की। ये सुंदर से नज़ारों के बीच ये हम जा रहे उधर टहलने के लिए। ये देखिए ये सुंदर सा गांव। यहाँ कितनी शांति है, सुकून है। और ये गांव के पीछे ये सुंदर सा पहाड़। ये यहाँ के गांव के पारंपरिक घर देखिए कितने सुंदर लग रहे। और ये यहाँ से बहती हुई जो धारा आ रही नहर के रूप में, क्या ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है ये। बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति हो रही यहाँ। ये देखिए ये बच्चे देखिए कितने खुशी खुशी से ये स्कूल जाते हुए, ये इनके पिताजी इन्हें बैग पकड़ाते हुए। वाह क्या दृश्य है ये, बिल्कुल ही मनोरम सा दृश्य। ये अद्भुत, मन को विपुत कर देने वाला ये प्रकृति के बीच ये मनोरम सा दृश्य। वाह इस खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये धूप, सूर्य देवता भी पूरे अपने जोरों शोरों से ऊपर की ओर जा रहे हैं और अपनी उष्मा भी खेल रहे हैं। और उनकी उष्मा से जो हमें ताप मिल रहा है शरीर में, और हमारे शरीर को जो गर्म कर रहा है, इसकी जो अनुभूति है वो बस यही फील करके महसूस कर सकते हैं। मैं तो घूमने आया हूँ। हाँ वेस्ट झारखंड। झारखंड भी तो ऐसा है बिल्कुल कि ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ ना, इतने ऐसे पहाड़ नहीं है वहाँ। छोटे वो पठार है, वो पठार मतलब पठार में जो है ना। हाँ छोटे बड़े पहाड़। हाँ हाँ मूलचंद के यहाँ रहते हैं कंटिन्यूअसली जहाँ पे करते हैं, दूर नहीं पड़ता है। ठीक है। ये मेरा भाई चले गया काम पे, वहीं जो कबड्डी प्रतियोगिता हो रही वहीं पे। और मैं इधर अकेला घूमने के लिए आया हूँ मैक्लोडगंज के साइड से एक रास्ता कटता है नाडी की तरफ। तो ये नाडी में मैं डल लेक देखा मैंने लिखा हुआ डल लेक। तो मैंने सोचा जाके देखता हूँ ये डल लेक कैसा है। तो ये देखो आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ। ये है वो क्या ही है जो आप लोग बताना मुझे। ये डल लेक। और भी देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई और भी घूमने की जगह होगी तो वहाँ भी जाएंगे। और यहाँ पे वैसे यहाँ सामने दिखाई दे रहा श्री दुर्वेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर। देखते हैं, जाएंगे। ये नाडी से, इस गांव से यहाँ के पहाड़ पीछे जो दिख रहे हैं कितने सुंदर वो नज़ारे लग रहे हैं। वाह मैं अकेला ही इधर घूमने चला आया और इन नज़ारों के आनंद ले रहा। ये देखिए कितने सुंदर ये गांव, सुंदर सा ये गांव। और ये इस गांव के पीछे ये सुंदर से पहाड़। वाह कितनी खूबसूरत है ये। यहाँ से कितना सुंदर ये नज़ारा है। मैं अभी यहाँ मैगी खाने के लिए बैठा हूँ, मैगी का ऑर्डर दिया हुआ है मैंने। और यहाँ से जो सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं, वाह
बहुत ही अद्भुत है ये, अकल्पनीय है ये। वाह, कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। ये है नाड़ी गांव, बहुत ही सुंदर। नीचे डल लेक दिखा, मैंने सोचा कहीं वैसे ही नज़ारे ना हो, लेकिन ऊपर आके बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य दिखाई दे रहा हो। आप लोग भी देखो ये नाड़ी गांव का ये सुंदर से नज़ारे। ये मैं नाड़ी से निकल गया, अब मैक्लोडगंज जा रहा हूँ मैं इस रास्ते इधर। और ये स्कूटी भाई की, इस स्कूटी से मैं अभी अकेला घूम रहा। चलिए चलते हैं मैक्लोडगंज की ओर। ये खाली खाली रास्ते, मैं नाड़ी के तरफ से शॉर्टकट रास्ता था ये मैक्लोडगंज जाने का। ये देखिए इधर जो दिखाई दे रहा, ये है मैक्लोडगंज। अभी इस रास्ते जा रहा हूँ। ये पहाड़, ये पेड़, ये कितनी सुंदर सी ये वादियाँ हैं। ये मैक्लोडगंज में पहुंच गया। ये देखो इधर ये कार पार्किंग। ये मैं फाइनली पहुंच गया मैक्लोडगंज। और मैक्लोडगंज का ये रोपवे, बिल्कुल ये काठमांडू के रोपवे की तरह है ये। मैंने यहाँ पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है। और ये देखिए यहाँ पे ये रोपवे से नीचे से धर्मशाला से मैक्लोडगंज आ रहे सभी। ये अब चलिए हम चलते हैं, भ्रमण करते हैं मैक्लोडगंज के। दलाई लामा के यहाँ पे वो है, बहुत बड़ी मठ है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ जाके यहाँ के दर्शन करते हैं। और ये मैंने स्कूटी बंद कर दी, चाबी वाबी चेक कर लेता हूँ। हाँ, चाबी मैंने जेब में रख लिया। अब चलते हैं आगे की और। ये बेसमेंट में सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये गाड़ी मैंने यहाँ खड़ा की अपनी स्कूटी। और ये पताका लहरा रहे हैं यहाँ पे, इनमें मंत्र लिखे हुए हैं। और ये मंत्र वातावरण को शुद्ध करते हैं, इसीलिए इन्हें खुले जगहों में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में लगाया जाता है। और ये चलिए आगे क्या चलते हैं। ये इधर मंदिर का रास्ता इस तरफ से, वे टू टेम्पल। चलिए अब चलते हैं इधर, ये मंदिर का दर्शन करते हैं। तिब्बतियन मार्केट, द मीनिंग ऑफ लाइफ, तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट। चलिए आगे की ओर चलते हैं, वे टू द दलाई लामा टेम्पल। मंदिर प्रवेश द्वार इस तरफ से। चलिए यहाँ आगे की ओर देखते हैं। ये यहाँ के मार्केट। और ये शीशे में मैं दिखाई दे रहा हूँगा, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ भी काफ़ी बंदर है, बहुत ही गार्डन, ऑथेंटिक तिब्बतियन आर्ट्स, वे टू टेम्पल। इधर से मंदिर जाने का रास्ता। ये देखिए इधर बंदर। अभी मंदिर लग रहा खाली खाली, अभी ज़्यादा लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं, काफ़ी खाली लग रही है। मैं ये मंदिर पे आ गया दलाई लामा के। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बहुत कड़ी सिक्योरिटी है क्योंकि दलाई लामा यहीं रहते हैं। ये मंदिर के परिसर में पहुँच गए। और ये यहाँ जो ये सामने दिखाई दे रहा, यहीं दलाई लामा रहते हैं। बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन है ये, क्योंकि दलाई लामा के पीछे चीन वाले हाथ धो के पड़े हुए हैं। और दलाई लामा के 90 से ऊपर की उम्र हो गई, लेकिन अभी भी वो हेल्दी है, चुस्त दुरुस्त है। और ये पीछे में, और ये देखिए ये स्पीति का वो नज़ारा, लद्दाख से बोल रहे तिब्बत का ये
चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। इस रास्ते परिक्रमा करें। ये देखिए, इनकी पूजा पद्धति इस प्रकार की कि इसमें योग और पूजा दोनों साथी हो जाती है, इसलिए ये हेल्दी रहते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं। और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा मंदिर के अंदर, ये लोग भी गए हुए हैं यहाँ पे, मैं भी जाऊँगा। वीडियो में बाहर से ही बना लेता हूँ क्योंकि अंदर बनाना मतलब लोगों को डिस्टर्ब करना, जो कि मैं नहीं चाहता। और ये सुंदर से नज़ारे, जैसा कि मैं पहले भी बौद्ध गया, लुम्बिनी, उसके बाद फिर आपका पूरा पोखरा के बाद काठमांडू, इन सभी जगहों में भी बौद्ध गया के भगवान बुद्ध के वो जितने भी सारे मंदिरें बनी हुई वो दिखाए मैंने। और इनके मुख्य रूप से 3 जो हैं मुख्य स्थल हैं बौद्धिस्टों के। बौद्ध गया जो कि भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है, मतलब बोले तो वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लुम्बिनी उनका जन्मस्थली, और सारनाथ जहाँ उनका बोले देहांत हुआ था उनका। तो मैं इन तीनों जगहों को पहले ही मैं इन तीनों जगहों में जा चुका हूँ। और यहाँ धर्मशाला में भी आया हूँ क्योंकि ये जितने भी तिब्बत से शरणार्थी आए हुए थे सब यहीं पे आए थे, मतलब तिब्बत से होते हुए भागते हुए, क्योंकि चीन वालों ने उन पर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। मतलब चीन वाले उन तिब्बतियन जो है उन पर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। और तिब्बतियन हमारा देश जैसा कि वो माना जाता है, जितने भी शरणार्थी जो भी आते हैं उनका स्वागत बहुत ही मतलब दिल खोल के करते हैं, उनको रहने का जगह देते हैं। तो ये मैक्लोडगंज जो है, मैक्लोडगंज में तिब्बतियन जो तिब्बती आए थे उनके लिए एक स्पेशल ये जगह बनाया गया। एक तरीके से मतलब मैक्लोडगंज में तिब्बती ही रहते हैं। मैं बिना बोले हुए अंदर जा रहा, वीडियो बनाऊंगा। ये मंदिर से यहाँ के खूबसूरत से नज़ारे। और ये रोपवे, यहाँ से ऊपर से मंदिर से रोपवे का ये नज़ारा। ओम मणि पद्मे हूँ, यह मणि चक्र है, इसमें अवलोकितेश्वर के धारणी ओम मणि पद्मे हूँ लाखों की संख्या से भरा हुआ है। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप का पुण्य मिलता है। चलिए घुमाते हैं और लाखों पुण्य कमाते हैं। ये घुमाता हुआ आ रहा। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जब चीन ने तिब्बत पे आक्रमण किया 1959 में, आक्रमण द्वारा उन्होंने कब्जा कर लिया तिब्बत पे, तब दलाई लामा 1959 में भारत की ओर आए। अपने साथ जितने भी बौद्ध अनुयायी थे, मतलब तिब्बत के लोग थे, वो सभी ने भारत की ओर रुख किया। और भारत का तिब्बत का भारत के साथ बहुत ही पुराना संबंध रहा है। जैसा कि हमारा कैलाश मानसरोवर पर्वत, जैसा कि हम जानते हैं कि वो तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। और इनका जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध गया हो गया, सारनाथ हो गया, और लुम्बिनी तो नेपाल में पड़ जाता है, लेकिन बौद्ध गया सारनाथ जो इनके सबसे बड़े तीर्थ स्थान है वो हमारे भारत में है। तो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक रूप में हर तरीके से हमारा संबंध इनके साथ रहा है, तिब्बत वालों के साथ। और जैसा कि हम भारतीयों का दिल बहुत ही बड़ा होता है कि हम किसी भी मेहमान को अपने यहाँ जो भी आते हैं उनको अपने यहाँ शरण देते हैं। और 1959 से लेके अभी तक 50 साल से ऊपर हो गए, 50-60 साल से ऊपर हो गए।
हमने तिब्बतियों को हर वो चीज़ें उपलब्ध कराई जो उन्हें चाहिए। उनको रहने के लिए यहाँ हमने देश में जगह दी, घर दिया, और व्यापार के लिए हर जगह आप देखते होंगे तिब्बती बाज़ार मिलते हैं। और ठंड के सीजन में, ठंड के ऋतुओं में हर जगह तिब्बती बाज़ार लगता है, जहाँ पे तिब्बती अपना शॉल, जितने भी गर्म चीज़ें होती है वो सभी ले जाके बेचते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो ऐतिहासिक धरोहर है और हमारी जो संस्कार है वो सबको अपने में समा लेने वाली है। इसी प्रकार हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है और अपने राष्ट्र के लिए काम करना है और अपने राष्ट्र को उन्नत की ओर बढ़ाते रहना है। तो बोलते बोलते मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, इसलिए मैं अब कैमरा को पीछे करूँगा। ये दलाई लामा का वो निवास स्थान जहाँ पे वो रहते हैं। अभी शायद मेरे ख्याल से ठंड में बोध गया सभी पहुँचे हुए रहते हैं, तो ये भी बोध गया की ओर प्रस्थान किए हुए होंगे, क्योंकि वहाँ विश्व के सभी देशों से, जैसे हो गया मलेशिया हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और आपका जापान हो गया, जितने भी बौद्धिस्ट अनुयायी हैं वो सभी अभी बोध गया पहुँचते हैं। तो इसी बीच में वो दलाई लामा अभी वहीं रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी अभी कम दिखाई दे रही, नहीं तो उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी भारत सरकार के द्वारा दी गई है। क्योंकि चीन किसी भी प्रकार से उन पे आक्रमण कर सकता है, क्योंकि एक तरीके से समझ लो वो साधु संत तो हैं ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी हैं जो कि तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और तिब्बत का भविष्य पता नहीं क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन चीन वालों ने तो वहाँ कब्जा कर ही लिया पूरा। लेकिन फिर भी ये देखो, ये किन्हीं की गाड़ी जा रही है, और जिनकी भी गाड़ी हो, लेकिन कम ही उम्मीद है कि वो दलाई लामा की गाड़ी होगी। ये नीचे जा रही है, देखो अभी निकलेगी यहाँ से। बिना सिक्योरिटी के तो दलाई लामा निकलेंगे नहीं, उनके आगे पीछे तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी होते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटीज़ और इनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पूरी। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और भी जगहों का भ्रमण करते हैं जो भी यहाँ दर्शनीय स्थल हैं। चलिए चलते हैं। ये इधर से इस मंदिर का प्रांगण, ये इधर देखिए सभी यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। और इधर ये जो ध्वज लहरा रहा, पता नहीं क्या है ध्वज, ये जो भी है शायद तिब्बत का झंडा, पता नहीं क्या है। ये इधर जैसे कि मैंने बोला, ये दलाई लामा का निवास स्थान। ये मंदिर के परिसर से हम बाहर आ गए। इधर ये मंदिर का ये परिसर, अब हम बाहर आ गए। अब आगे की ओर चलते हैं, इधर का बाजार घूमते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है। ये यहाँ के बाजार, पहाड़ों के बाजार तो हर बाजार एक तरीके के ही लगते हैं, बस वहाँ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। देखते हैं जो अलग है वो चीज़ें भी देखेंगे और बाज़ार भी देखेंगे। ये बाज़ार का ये नज़ारा। धर्मशाला स्काईवे या टाटा इंटरप्राइजेज, ये जो रोपवे आ रही यहीं पे, ये रोपवे यहीं पे आ रही है। देखिए ये ट्रॉली सारे यहाँ पे, रोपवे एंट्री उधर से है। और अभी तो इधर तो जाने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि टिकट तो है ही नहीं, फिर भी देखते हैं। रोपवे एंट्री, हाँ वो अंदर की ओर तो आने ही नहीं देंगे, वो जब टिकट होगा तभी आने देंगे। चलो अब कोई नहीं, बाज़ार घूमते हैं इधर। ये मैंने लिया, पिछले बार भी मैं आया था तो मैंने ये लिया था। पिछले बार 100 रुपये में लिया था, इस बार इन्होंने 150 रुपये लिए। चलो कोई नहीं। ये यहाँ पे कुछ घूमने की जगह, जैसे ट्रिउंड हो गया, ट्रिउंड ट्रैक है वो, यहाँ से 13 किलोमीटर, रॉक कट टेम्पल 60 किलोमीटर, बीर बिलिंग 84 किलोमीटर, वहाँ से हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग का वो है। और भी बाकी ये देखो यहाँ तस्वीरें हैं, रॉक कट टेम्पल में मसरूर, फिर पैराग्लाइडिंग एट बीर बिलिंग। जैसे कि मैंने बोला, एशिया का सबसे ऊंचाई है पैराग्लाइडिंग का जगह
शिवा टेम्पल, बैजनाथ, ट्रियोंड। चलिए वापस चलते हैं उधर। एक सेंट जॉन चर्च है जंगलों के बीच में, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ का दृश्य। पहले पता करते हैं किधर से वो रास्ता है। ये मैं सेंट जॉन चर्च के पास पहुँच गया, लेकिन ये दरवाज़ा बंद, तो ऐसे करके मुझे भी जाना पड़ेगा जैसे ये आ रहे हैं। चलिए चलते हैं इसके अंदर। ये चर्च के परिसर में मैं आ गया और यहाँ देखिए ये कितने सुंदर, ये जितने वृक्ष हैं खड़े हैं सीधे सीधे, और कितना सुंदर सा ये मनोरम सा दृश्य हो रहा है। और ये हम चलिए चलते इधर आगे की और काफ़ी शांत वातावरण यहाँ का भी, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये यहाँ का नज़ारा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस, ये देखें 1852 में ये बना है। ये सेंट जॉन चर्च, जिसकी स्थापना 1852 में 1852 में हुई, इन खूबसूरत से नज़ारों के बीच में। ये देखिए ये पेड़ यहाँ जितने भी दिखाई दे रहे, ये सभी यहाँ देवदार के पेड़, बड़े बड़े लंबे लंबे। और ये यहाँ चर्च का ये परिसर, ये पूरा चर्च जिसकी स्थापना 1852 में हुई। ये देखिए इधर से आने का रास्ता था, मैं उधर से घुसा। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी सुंदर सा ये नज़ारा है। इन मेमोरी ऑफ जेम्स ब्रूस, देखिए जेम्स ब्रूस की याद में ये बनाया गया है। यह स्मारक जो है, यह स्मारक बोले तो ये जो भी है, ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तहत ये संरक्षित रखा गया है। और यहाँ पे सारे नियम लिखे हुए हैं कि अगर इसे कोई हानि पहुँचाता है या क्षतिग्रस्त करता है तो उसे कारावास या फिर दंड, इस प्रकार के प्रावधान हैं। तो ये अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दायरे में आ गया ये काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग है। चलिए हम इधर की ओर देखते हैं। इधर और भी कई सारे यहाँ जैसे समाधि बनाए गए हैं, ग्रेवयार्ड्स, ये यहाँ पे। और इधर ये मैं चल रहा हूँ अकेला मुसाफिर, सोलो ट्रैवलर्स, ये क्योंकि सफ़र मेरा तो और भी काफ़ी लंबा है। चलिए देखते हैं इधर। ये देखिए ये है यहाँ के समाधि स्थल सभी। ये बिल्कुल उस फिल्म के गाने की याद दिला रही है मुझे, कृष्णा कॉटेज। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। ये अभी तो मौसम सही हो रहा है तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रहा कि कोई हॉरर, लेकिन थोड़ी शाम होती, थोड़ा अंधकार होता तो फिर ये कृष्णा कॉटेज का ही सीन होता। फिर यह वीडियो में मैं ये गाने लगाता, सुना सुना लम्हा लम्हा। ये पहाड़ी सांड यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये पूरा ही मैक्लोडगंज में घूम लिया। अब घूमते घूमते मैं इधर धर्मशाला के ये चाय बागान की ओर पहुँच गया। ये देखो ये चाय के बागान कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए आगे की ओर जाते हैं और वीडियो बनाते हैं। ये यहाँ के सुंदर से चाय के बागान। हेलमेट में रख देता हूँ, पहन के आ गया मैं इधर। ये धर्मशाला के चाय के बागान। और इधर ये देखिए
ये सुंदर से यहाँ के गांव। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। मैं भी इधर ये अकेला मुसाफिर घूम रहा मैं धर्मशाला के इन गलियों में। वो उधर अभी ऊपर से आए मैक्लोडगंज से, अब इधर चाय के बागान की सैर कर रहे हैं यहाँ के। देखिए चाय के बागान में चाय के ये पीले पीले फूल भी आए हुए हैं इनमें, सरसों की तरह। बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य है, कितने सुंदर से ये चाय के बागान लग रहे हैं। अब आगे की ओर चलते हैं हम और भी नज़ारों का आनंद लेते हैं। ये मैं इधर चाय के बागान में चढ़ाई कर रहा। ये इधर मेरे पीछे देखिए, ये चाय के बागान कितने सुंदर लग रहे हैं। नीचे ये रास्ता और ऊपर ये चाय के सुंदर से बागान, पूरे श्रृंखला में जो चाय लगे हुए हैं और इनके बीच बीच में जो रास्तों की तरह वो बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही अद्भुत है ये दृश्य, मनोरम है। ये इधर सुंदर सा ये चाय का बागीचा, ये देखिए। देहरादून जाता तो देहरादून के चाय के बागान में चले जाता हूँ, और धर्मशाला है तो यहाँ के भी चाय के बागान में आ गया। दार्जिलिंग जाता हूँ तो वहाँ के चाय के बागान में। कुल मिला के जहाँ भी जाता हूँ चाय के बागान होते हैं वहाँ जाता ही हूँ, क्योंकि एक दर्शनीय स्थल होता है, देखने लायक जगह होता है तो में घूमने के लिए। देखो कितने सुंदर सुंदर ये चाय के पौधे, ये ऊपर पहाड़ों में ये प्यारी सी वादियाँ चाय की। ये है धर्मशाला टी गार्डन। ये चाय के बागान में मैं अकेला घूम रहा हूँ, यहाँ और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ही सुंदर सा ये वातावरण लग रहा, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ। और ऐसे दर्शनीय स्थल लोग देखने नहीं आते क्या? देखिए दूर दूर तक आपको कहीं लोग दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बस मैं यहाँ हूँ। और ये पेड़, सूखा हुआ पेड़ गिरा हुआ। और चलिए इधर देखते हैं और भी ये चीज़ें, जो भी चीज़ देखने लायक हो। ये पेड़ गिरी हुई है, पेड़ों की, ये पेड़ की कटाई भी की गई है आरा मशीन से, एकदम बहुत ही स्मूथली तरीके से काटा गया है इसे। देखिए कुछ लोग हैं, गाड़ी से आए, 2 लोग हैं वहाँ खड़े बातें कर रहे हो। और इधर ये मैं चाय बागान के इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहा। ये बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य है। हो, और ये सूखे हुए पेड़, पतझड़ का मौसम आ गया, पत्ते सारे झड़ गए इस पेड़ से। बाकी ये सदाबहार पेड़ हैं जिनके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। चलिए वापस हम चलते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर, जहाँ कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही। और मेरा भाई अजय वहीं पे है, वो वहाँ लाइव ब्रॉडकास्टिंग का काम कर रहा है। जर्नलिज्म वालों का यही काम। चलते हैं अब हम उन लोगों के पास, अपने भाई के पास अजय। और फिर यहाँ से मैं कल दिल्ली निकल जाऊँगा, क्योंकि पूरा ये धर्मशाला में घूम लिया मैंने। फिर वहाँ से हो सके तो मैं पुणे की ओर प्रस्थान कर जाऊँगा, महाराष्ट्र। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। ये मैं पहुँच गया यूनिवर्सिटी भाई के पास, और ये भाई अभी भी काम करता हुआ धौलाधार संदेश। ये धर्मशाला का वार मेमोरियल, अभी जाते हैं, देखते हैं, थोड़ा घूमते हैं अंदर भी। बंद होने का टाइम तो नहीं हो गया? 5 बजने वाला है। चलो ये चलिए देखते हैं।
ये वार मेमोरियल के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान वार दिसंबर 1972, ये सभी जो जो लोग शहीद हुए उनके नाम तथा ये देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीर यहाँ पे जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया था। और ये कारगिल वार के ये हीरोज कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, फिल्म भी बना है। और ये इधर जो इन्होंने ये पर्वत पे फतेह हासिल की थी उस वक्त की फ़ोटो। चलिए अब चलते हैं आगे की। ये एरोप्लेन उधर मेरा भाई वहाँ चला गया, इतनी दूर मैं वीडियो बना रहा तब तक। तो ये यहाँ वार मेमोरियल का ये पूरा नज़ारा, एक ये रह गया था, ये भी फाइनली घूम रहे। ये देखिए यहाँ भारत की ये मानचित्र बनी हुई। कुछ फोटोज खिंचाएंगे यहाँ भी, उसका अभी जाएंगे रूम की तरफ। सूरज ढलने वाला है, ढलने में अभी वैसे काफ़ी टाइम है क्योंकि यहाँ सूर्योदय लेट से होता है, तो सूर्यास्त भी यहाँ उसी प्रकार लेट से होता है। जैसे सूर्योदय यहाँ 6:30 बजे के बाद होता है, तो सूर्यास्त भी मतलब लगभग वो 6:30 बजे के शाम के बाद ही होता है। अभी चलिए आगे की ओर देखते हैं।